हेलो एंड वेलकम क्लास। हम लास्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज एंड कहाँ कहाँ यूज आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो एक छोटा सा समरी ले लेते हैं हम लोग। हम जानते हैं लास्ट क्लास में हमने सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है वो रेशो होता है किन दो चीजों का, स्पीड ऑफ लाइट का एंड किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। हमें ये भी पता है कि v इक्वल होता है न्यू लैम्डा के। तो इसको हम c को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इन वैक्यूम into frequency of that light. Okay, speed of light in any medium को हम लिख सकते हैं lambda medium, and because light की frequency कभी भी change नहीं होती है तो frequency को न्यू ही रहने देते हैं। न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और नया फॉर्मूला आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन दैट मीडियम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशो किसका, वेवलेंथ इन वैक्यूम टू इट्स वेवलेंथ इन दैट मीडियम। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले आ गए। अब हम आगे चलते हैं। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as ratio of speed of light v1 in the medium 1 to the speed of light v2 in the medium 2 and it's denoted by mu 2। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लो लाइट रे थी, वैक्यूम से किसी लिक्विड में आई, फिर किसी लिक्विड से किसी दूसरे लिक्विड में गई। मान लो एयर से वाटर में आई एंड वाटर से ग्लास में चली गई लाइट रे। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करूं एयर से वाटर में जाने का तो वो किसकी इक्वल होगा। अगर यहाँ पर लाइट की स्पीड v1 है और यहाँ पर लाइट की स्पीड v2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ये 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, c अपॉन v1 के, अगर ये मीडियम 1 है तो। एंड अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूं किसी दूसरे मीडियम में जाने के, एयर से मान लो ग्लास में जा रही है, न्यू टू c इक्वल्स टू v2 हो गया। एंड अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करूं म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू 1 तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन v2। म्यू 1 क्या है, c अपॉन v1। इसको मैं कैलकुलेट करूं तो लास्ट वाली टर्म सबसे ऊपर आ जाएगी एंड ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, तो c इंटू v1 डिवाइडेड बाय c इंटू v2 कैंसिल हो गया। तो म्यू 1 बाय म्यू 2 बाय म्यू 1 किसके इक्वल हो गया, v1 बाय v2। तो ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का कंपैरिजन था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है अपनी वेलोसिटी के साथ। यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रेशो हो जाएगा किसका, 1 और 2 का, म्यू 1 बाय म्यू 2 बाय म्यू 1 किसके इक्वल हो जाएगा, v1 बाय v2 के। सेम यही हो जाएगा किसके, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के। As refractive index is the ratio of two similar physical quantity, it has no unit, no dimension. Because refractive index
दो स्पीड या फिर दो वेवलेंथ का रेशो ही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, किसी चीज में नहीं नापा जाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम में। नेचर ऑफ मीडियम से मतलब कि मीडियम रेयरर है या डेंसर है, उस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज करी गई है। तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर को अगर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो गैस में चेंज हो जाता है। वाटर की डेंसिटी हायर होती है, वहीं गैस की डेंसिटी कम होती है। तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इफेक्ट करेगा। एंड नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कि और कौन से दूसरे मीडियम के साथ सराउंड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर में मिल्क मिक्स कर दें, तो आप जानते हैं कि मिल्क वाटर से भी डेंसर होता है, तो वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। तो नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, की कौन कौन से मीडियम के साथ हमारा मीडियम मिक्स किया गया है, उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो ये 4 पॉइंट थे जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। आई होप आपको चारों पॉइंट क्लियर होंगे। पहले और दूसरे तो क्लियर थे ही, नेचर ऑफ द मीडियम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। सेकेंड पॉइंट हमें क्लियर था ही, बिकॉज वेवलेंथ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, हमने अभी फॉर्मूला देखा है। थर्ड पॉइंट टेम्परेचर आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज की वजह से मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग, बिकॉज मीडियम अगर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो नेचर ऑफ सराउंडिंग भी एक इसका पॉइंट है जिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। सो आई होप आपको ये चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इट मे बी नोट दैट, आप नोट करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक हमें समझ में आ गया है कि किसकी करेक्टरिस्टिक है? मीडियम की करेक्टरिस्टिक है। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है यहाँ पर, बट इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी टाइप के एंगल पे डिपेंड नहीं करता, ना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खाली मीडियम की प्रॉपर्टी है, कि वो कि मीडियम कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, एंड किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। हमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं कहा है कि वो एंगल पे डिपेंड करता है, भले ही स्नेल्स लॉ कह रहा हो कि μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है, ये स्नेल्स का रिलेशन है, ये स्नेल्स का लॉ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल पे डिपेंड करने लग जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल से इंडिपेंडेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया गिव्स द फॉलोइंग टू इंफॉर्मेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम यहाँ पर जानेंगे। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पहली तो ये कि द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? C/V1, C/V। तो वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? कम होगा। हाई द स्पीड ऑफ लाइट,
lower will be refractive index. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, ठीक है, तो लाइट की स्पीड इसका मतलब ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो, लाइट क्या करेगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी कि नॉर्मल के अवे बेंड करेगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब ये है कि लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, एंड बिकॉज लाइट की स्पीड ज्यादा होगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसका उल्टा हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई हुआ तो light will bend towards the normal. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमें पता चल जाएगा कि लाइट किस साइड बेंड हो रही होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर यही कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें तो पहली इंफॉर्मेशन यही दे देता है कि लाइट किस साइड बेंड करेगी, ओके, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ द लाइट। ये हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ द लाइट से रिलेट करता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन दैट गिवन मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें स्पीड ऑफ द लाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि ये रेशियो किसका होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडिया। और हमें लाइट की स्पीड वैक्यूम में पता है कि कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है तो आप लाइट की स्पीड फाइंड कर सकते हो उस मीडियम में कितनी होगी, क्योंकि हमें लाइट की स्पीड वैक्यूम में ऑलरेडी पता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल से चीज समझा रखी है कि मान लो किसी मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, और आपसे कहा गया कि आप उसकी स्पीड पूछो, स्पीड बता दो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो आप इजीली फाइंड कर लोगे कि म्यू किसके इक्वल होता है, C/V के इक्वल होता है। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें पता है, एंड ये हमें पता है। वैसे 3/2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और 3/2 से हमें ये पता चल जा रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3 ऑफ द स्पीड इन वैक्यूम। कैसे, 3/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई V। तो V की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी इजीली हमने लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से उस मीडियम में। तो ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी हो जाती है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं अगर रेशो निकाला जाए C/V का, तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है वैक्यूम में, वैक्यूम से अगर कंपेयर किया जाए तो। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बहुत ही अच्छा वो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल यहाँ पर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब पहली चीज हमें समझनी कि एपरेंट डेप्थ क्या होता है एंड रियल डेप्थ क्या होता है। तो अभी हमने जाना था लाइट के एप्लीकेशन में बेंडिंग ऑफ लाइट से कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास के बॉटम पे फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन रख दो। ओके, आपने एक 5 रुपी का कॉइन ग्लास के बॉटम में रख दिया। आपको पता है कि ग्लास की एक्चुअल हाइट कितनी है, आप बाहर से ग्लास की एक्चुअल हाइट देख सकते हो। ओके, फिर आप क्या करो, ग्लास को लिक्विड से फिल कर दो। हमने पानी से फिल कर दिया,
और पानी से जैसे ही फिल किया ग्लास को एंड हमने अगर ऊपर से ग्लास को देखा, कॉइन को हमने देखा, तो हमें कॉइन कैसा दिखेगा? क्या वो अपनी जगह पे दिखेगा? नहीं, वो हमें अपनी जगह पे नहीं दिखेगा, वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्टेड दिखेगा, ऊपर की साइड दिखेगा। ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि लाइट बेंड हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी जगह किसी और पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाते हैं, और यही शिफ्ट इन पोजीशन एपरेंट डेप्थ कहलाती है। ओके, ये हाइट अगर हम h मान ले तो ये h हाइट रियल डेप्थ है, एंड ये जो हमें शिफ्टेड हाइट दिख रही है h डैश, ये हमारी एपरेंट डेप्थ है। ओके, ये h हमारी रियल डेप्थ हो जाएगी और ये h डैश हमारी एपरेंट डेप्थ हो जाएगी। तो एपरेंट डेप्थ की डेफिनेशन क्या है? एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम पे लाइट रे जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्टेड दिखाई देती है, और वही शिफ्टेड पोजीशन एपरेंट डेप्थ कहलाती है, और उस ऑब्जेक्ट की जो रियल हाइट है उसको हम रियल डेप्थ कहते हैं। तो अब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल, ओके, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और अ टैंक ऑफ अ क्लीन वाटर, वी फाइंड दैट वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। हमें लगता है कि जो वाटर बॉटम है स्विमिंग पूल का वो ऊपर की साइड है, दैट इज द अपरेंट डेप्थ इज लेस एज कंपेयर टू इट्स रियल डेप्थ। इसका मतलब ये कि जो अपरेंट डेप्थ होती है वो हमेशा कम होती है ऐसे केसेस में रियल डेप्थ से। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये एच डैश छोटी है कंपेयर टू एच। The extended to which bottom appear to be raised depend upon the value of refractive index of the refracting medium. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा ये पोजीशन ऊपर की साइड हमें दिखती रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये, हायर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स smaller will be apparent depth। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो भी लिक्विड हम फिल कर रहे हैं, ये अपरेंट डेप्थ क्या करेगी? शिफ्ट होने लग जाएगी ऊपर की साइड, जिसकी वजह से ये क्या होगा? छोटा दिखने लग जाएगा, ये हाइट छोटी होती जाएगी। ओके, चीजें हमें और ज्यादा रेज्ड दिखेगी। तो यहाँ पर ये रिलेशन है अपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जितना ज्यादा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे हमें ऑब्जेक्ट और ऊपर की साइड दिखने लगेगा। ओके, ये रहा उसका एग्जाम्पल कि हमने पी पॉइंट पे कोई चीज रखा, ठीक है, हमने यहाँ से देखा, नॉर्मली तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है। ओके, यहाँ से हमने देखा तो लाइट रे क्या हो रही है? बिकॉज ये एयर है और ये वाटर है तो लाइट रे क्या हो जा रही है? बेंड हो जा रही है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे से लाइट निकल रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर कोई इंसान देख रहा होगा तो उसको वो चीज क्या दिख रही होगी? इस पॉइंट पे शिफ्टेड दिखाई दे रही होगी। ओके, इसी शिफ्टेड को अपरेंट डेप्थ कहा जाता है। ये रियल हाइट है। ओके, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है अपरेंट डेप्थ का। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो ये एक डेरिवेशन है जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है, बट हमें फाइनल आंसर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, हमें याद रखना है कि एंगल पी क्यू पी डैश, हमारा पी डैश पी क्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कौन कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है
आर क्यू n1, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड यहाँ पर हमने स्नेल्स लॉ यूज कर रखा है कि W इक्वल्स टू म्यू अपॉन ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ पर W म्यू ए क्या हो जाएगा, म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू W, या फिर अगर इसको रिवर्स करें तो साइन आर अपॉन साइन आई आई इक्वल हो जाएगा ए म्यू W, एंड थोड़ी सी और ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेप्स हम लगाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एपरेंट हाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक रिलेशन आ जाएगा, एंड वो रिलेशन है ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल हो जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करता है कि कितना ज़्यादा एपरेंट शिफ्ट होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम उसको किसी लिक्विड में डिप कर देते हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप हमें ध्यान रखना है, और इसी रिलेशनशिप के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मेनली कंसंट्रेट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंड उसकी एप्लीकेशन में, एंड उसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन देखा वो हमने देखा कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम एपरेंट डेप्थ को जान सकेंगे। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता होगा, रियल डेप्थ आपको ऑब्जर्वेशन से पता चली जाएगी कितनी रियल डेप्थ है किसी ऑब्जेक्ट की, तो आपको एपरेंट डेप्थ भी कैलकुलेट आप इजीली कर पाओगे कि एपरेंट डेप्थ क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड या किसी और सब्सटेंस में डिप कर दिया गया है तो वो कितना रेस्ड दिखेगा, हम वो इजीली इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और नए फिनोमिना से नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।